नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट एक शख्स की है जिनका नाम पवन है। तो चलिए अब यह कहानी पवन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पवन है। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, वह मेरे जीवन में हुई एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। उस डरावनी घटना के होने के बाद मुझे मेरे जीवन में एक चीज तो समझ में आ गई है कि अगर आपके साथ कभी कुछ गलत होना होता है तो वह होकर ही रहता है। आप चाहें कितने ही बहादुर हों, कितने ही प्रशिक्षित हों, लेकिन जिस वक्त जो घटना आपके साथ होनी होती है उसको कोई भी नहीं टाल सकता। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता दूं। मैं एक पूर्व मार्को मरीन कमांडो रहा हूं। मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा देश की सेवा में, समंदर की गहराइयों में और ऐसी ऐसी जगहों पर गुजरा है जहां हर पल मौत सर पर मंडराती रहती है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे खतरे देखे हैं जिनकी आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। मैंने गोलियों की आवाजों के बीच अपने साथियों को गिरते देखा है। मैंने दुश्मन को अपनी आंखों के सामने ढेर होते देखा है। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है और शायद इसी वजह से मुझे इन सब अलौकिक चीजों, भूत प्रेत पर ज्यादा विश्वास नहीं था। मेरा हमेशा से यह मानना था कि हर चीज का एक तार्किक स्पष्टीकरण होता है। अगर रात में कोई आवाज आती है तो वह या तो हवा की है, या किसी जानवर की, या फिर किसी इंसान की। भूत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये सब बस मन का वहम है, एक कमजोर दिमाग की उपज। जब लोग मुझे भूत पिशाच या आत्माओं की कहानियां सुनाते थे तो मैं बस हंसकर टाल देता था। मुझे लगता था कि यह सब बस ध्यान खींचने के तरीके हैं। ये बात पिछले साल दिवाली की छुट्टियों की है। काम से काफी लंबी छुट्टी मिली थी। मैं और मेरे कुछ सहकर्मी जो मेरे साथ ही दूसरी यूनिट में काम करते थे, अजय और विशाल, हम तीनों ने कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाया। अजय और विशाल भी मेरी ही तरह फौलादी जिगर वाले थे। हम तीनों ने साथ में न जाने कितने ऑपरेशन किए थे। हम तीनों के लिए डर का मतलब सिर्फ एक था, मिशन का फेल हो जाना। इसके अलावा हमने कभी कोई दूसरा डर जाना ही नहीं था। जब मैंने यह प्लान अपने बड़े भाई रमेश को बताया तो वह भी जिद करने लगे कि वह भी हमारे साथ चलेंगे। मेरे बड़े भाई मुझसे बिल्कुल अलग थे। वे पुणे में हीरो होंडा के सब डीलर थे। उनका गाड़ियों का बड़ा शोरूम था और वह अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा संजीदा थे। सीधे सादे बिजनेस वाले आदमी। भाभी, जिनका नाम प्रिया है, वह भी साथ जाने को तैयार हो गई। भाभी बहुत ही धार्मिक थी, उनकी भगवान में बहुत आस्था थी। तो तय यह हुआ कि हम सब, यानी मैं, मेरे भाई, मेरी भाभी, अजय और विशाल एक छोटा सा वीकेंड ट्रिप प्लान करेंगे। हम सब ने मिलकर गोवा जाने का फैसला किया। गोवा वाकई घूमने के लिए एक बहुत खूबसूरत जगह है। नीले समंदर का किनारा, ठंडी हवा और शोर शराबे से दूर एक अलग ही सुकून था वहां। हम लोग अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो से गोवा पहुंचे। गाड़ी में ही चला रहा था। हम सब बहुत मजे कर रहे थे। दिन भर घूमना फिरना, बीच पर वॉलीबॉल खेलना और रात को बीच पर बैठकर बातें करना। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी में कोई फिक्र ही नहीं है। अजय और विशाल अपनी पुरानी ट्रेनिंग की बातें छेड़ देते और भाई हम तीनों को हैरत से देखते रहते कि हम किन परिस्थितियों से गुजरे हैं। भाभी बस हमारी बातें सुनती और मुस्कुराती रहती। वह हमारी सलामती के लिए बीच बीच में भगवान को धन्यवाद देना नहीं भूलती थी। 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हम सब बहुत खुश थे। हमारा प्लान अभी 2 दिन और रुकने का था, लेकिन जैसा मैंने कहा, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तीसरे दिन की शाम को जब हम सब बागा बीच पर सनसेट देख रहे थे, तभी दुर्भाग्य से मेरे भाई को एक जरूरी काम निपटाने के कारण हमारी यात्रा बीच में ही रोकनी पड़ी। दरअसल उनके पास पुणे से लगातार फोन आ रहे थे। मैंने देखा कि भाई का चेहरा उतरा हुआ था और वह फोन पर किसी से ऊंची आवाज में बात कर रहे थे। जब उन्होंने फोन रखा तो मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक है? उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, पवन, सब गड़बड़ हो गई है। पुणे में कुछ जरूरी सामान की डिलीवरी है जो अटक गई है। मेरे मैनेजर से संभल नहीं रहा है और अगर मैं खुद वहां कल सुबह तक नहीं पहुंचा तो मुझे भारी नुकसान हो सकता है। लाखों का सवाल है। हमारा सारा प्लान वहीं का वहीं रुक गया। हम सबके चेहरे उतर गए, खासकर मेरी भाभी का। अजय और विशाल ने भाई को समझाने की कोशिश की कि वह किसी और को भेज दें या फोन पर ही काम निपटा लें, लेकिन वह माने नहीं।
वह अपने काम को लेकर कोई कोताही नहीं बरतते थे। आखिरकार यह तय हुआ कि हम सब अपनी छुट्टियां वहीं खत्म करेंगे और उनके साथ तुरंत पुणे के लिए निकलेंगे। मैंने कहा, भाई आप अकेले कैसे जाओगे रात में? हम सब साथ चलते हैं, छुट्टियां फिर मना लेंगे। अजय और विशाल भी तुरंत तैयार हो गए। हमने फटाफट अपना सामान पैक किया। गोवा के उस होटल से निकलते निकलते ही हमें रात के करीब 10 बज चुके थे। हमारा प्लान था कि हम रात भर ड्राइव करेंगे और सुबह तक पुणे पहुंच जाएंगे। रास्ता लंबा था और हमें खोलापुर होते हुए जाना था। उस रात को अमावस्या थी। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि अमावस्या वह रात होती है जब बुरी आत्माएं आजाद हो जाती हैं और आजादी से घूमने लगती हैं और वे बहुत सक्रिय हो जाती हैं। जब भाभी ने गाड़ी में बैठने से पहले अपनी छोटी सी बाइबल को चूमा, जो वह हमेशा अपने पर्स में रखती थी, तो मैंने मजाक में कहा, भाभी आप भी किन चक्करों में पड़ी हो? भाभी ने बस मेरी तरफ देखा और कहा, पवन तुम नहीं समझोगे, आज अमावस्या है, रात का सफर ठीक नहीं होता। मैं जब भी यह सब सुनता था तो मुझे इन बातों पर हंसी आती थी। मैं सोचता था कि यह सब पुरानी बातें हैं, इनका आज की दुनिया से क्या लेना देना। लेकिन उस रात मुझे नहीं पता क्यों माहौल में कुछ अजीब सी खामोशी और भारीपन था, जिसे मैं महसूस तो कर पा रहा था लेकिन समझ नहीं पा रहा था। हम अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो में थे। इस बार भाई गाड़ी चला रहे थे। शायद अपने बिजनेस के तनाव की वजह से वह खुद ड्राइव करके दिमाग शांत रखना चाहते थे। मैं उनके बगल वाली सीट पर यानी को ड्राइवर सीट पर बैठा था। मेरी भाभी ठीक मेरे पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी और अजय विशाल सबसे पीछे वाली सीटों पर। गोवा से बाहर निकलते ही अजय और विशाल, जो दिन भर की थकान से चूर थे, गाड़ी चलते ही पिछली सीटों पर सो चुके थे। भाभी भी ऊँघ रही थी। गाड़ी में सिर्फ मैं और भाई ही जगे हुए थे। यह एक खतरनाक यात्रा होने वाली थी, क्योंकि कुछ ही देर में हम पहाड़ियों के बीच से बनी सड़कों पर पहुंचने वाले थे। इस तरह के पहाड़ी रास्तों को, जो पहाड़ों को काट कर बनाए जाते हैं, हम घाट कहते हैं। खोलापुर के रास्ते में पड़ने वाले इस घाट को फोंडा घाट कहते हैं। यह घाट अपनी खतरनाक सड़कों, अंधे घुमावदार मोड़ों के लिए कुख्यात था। मैंने गाड़ी में बैठने से पहले बस यूं ही गूगल मैप्स पर यह रास्ता चेक किया था और उस पर भी खतरनाक मोड़ की चेतावनी आ रही थी। मैंने लोगों से यह भी सुना था कि यह घाट अपनी इन खतरनाक सड़कों के साथ साथ कई डरावनी कहानियों के लिए भी बदनाम था। मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। मेरे लिए खतरा सिर्फ वो होता था जिसके हाथ में बंदूक हो, न कि वो जो कहानियों में हो। रात के करीब 11:30 बजे होंगे। हम घाट के रास्ते पर चढ़ना शुरू कर चुके थे। अंधेरा इतना घना था कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी सड़क को मुश्किल से ही रोशन कर पा रही थीं। सड़क के एक तरफ ऊंचा काला पहाड़ था और दूसरी तरफ हजारों फीट गहरी खाई, जिसमें घना अंधेरा भरा हुआ था। भाई बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहे थे। जैसे ही इस घाट की शुरुआत हुई, वहां एक छोटी सी पुलिस चौकी थी। रात के घने अंधेरे में वह चौकी किसी टूटे हुए दांत की तरह बहुत अकेली सी लग रही थी। वहां सिर्फ एक पीला बल्ब जल रहा था, जो उस अंधेरे को कम करने की बजाय और ज्यादा डरावना बना रहा था। चौकी के बाहर एक लकड़ी का बैरियर लगा हुआ था। चौकी के नियम के मुताबिक रात में गुजरने वाली हर गाड़ी को वहां एंट्री करवानी होती थी। भाई ने गाड़ी रोकी और हम संतरी के आने का इंतजार करने लगे। हम लोग गाड़ी में बैठे उस संतरी के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। चौकी के अंदर वह अपनी कुर्सी पर बैठा किसी काम में व्यस्त लग रहा था। शायद रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। भाई ने गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया था, बस उसकी धीमी घरघराहट ही उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। हम दोनों भाई कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। बातें करने के लिए हम एक दूसरे की ओर मुड़े। बातें करते हुए हमें एहसास हुआ कि सड़क पर एक अजीब, अनजानी सी शांति थी। रात के इस समय, जैसा कि मैंने मैप पर भी देखा था, यह मुंबई गोवा को जोड़ने वाला एक अहम रास्ता था। इसे घाट की सड़क पर ट्रकों और दूसरी गाड़ियों की भीड़ होनी चाहिए थी। सामान ले जाने वाले ट्रक तो रात में ही ज्यादा सफर करते हैं, लेकिन उस वक्त दूर दूर तक न कोई गाड़ी आ रही थी न जा रही थी। न ही हमें दूर से आती किसी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी दिख रही थी, न ही किसी इंजन का शोर सुनाई दे रहा था। सिर्फ हमारी स्कॉर्पियो के इंजन की धीमी आवाज और आसपास के घने जंगल से आती झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। मैंने भाई की तरफ देखा। उनके माथे पर हल्की पसीने की बूंदें थीं, जो शायद बिजनेस की टेंशन की वजह से थीं। उन्होंने मुझसे कहा, पवन, यह संतरी बाहर क्यों नहीं आ रहा? हमें जल्दी निकलना है। आ जाएगा भाई, शायद कोई एंट्री कर रहा होगा, आप टेंशन मत लो, मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा। तभी कुछ ही देर में वह पुलिस वाला अपनी कुर्सी से उठा।
उसके उठने का अंदाज बड़ा अजीब था, जैसे वह उठना नहीं चाह रहा हो, जैसे उसे कोई भारी वजन उठाकर खड़ा होना पड़ रहा हो। वह अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर हमारी गाड़ी के पास आया। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, करीब 45 से 50 साल का। उसकी वर्दी थोड़ी ढीली ढाली थी और कंधे पर लटकी हुई लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी, जैसे वह कई रातों से सोया न हो। उसके चेहरे पर इतनी झुर्रियां थीं कि उस पीले बल्ब की रोशनी में वे किसी सूखे खेत की दरारों जैसी लग रही थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और उसका प्रकाश सीधा मेरे भाई के चेहरे पर डाला, जो ड्राइवर सीट पर बैठे थे। टॉर्च की तेज रोशनी से भाई ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कहाँ जा रहे हो? उसकी आवाज में एक रूखापन था। आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखे पत्ते को रगड़ रहा हो। भाई ने जरा घबराते हुए जवाब दिया, जी पुणे जा रहे हैं, खोलापुर के रास्ते, जरा जल्दी में हैं। यह सुनते ही पुलिस वाले का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। एक पल के लिए हम तीनों के बीच सन्नाटा छा गया। उसने अपनी टॉर्च बंद कर दी और वह हमें घूरता रहा, मानो वह हमें आखिरी बार देख रहा हो। उसकी आंखों में जो भाव थे, उन्हें देखकर मुझे एक प्रशिक्षित कमांडो को भी थोड़ी बेचैनी होने लगी। यह सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था। उसने अपनी टॉर्च से गाड़ी के अंदर देखा। उसकी रोशनी सबसे पहले पीछे सोए हुए मेरे सहकर्मियों अजय और विशाल पर पड़ी, जो सीट पर बेसुध पड़े थे। फिर उसकी रोशनी मेरी भाभी पर, जो ऊँघ रही थी, पड़ी। भाभी ने रोशनी पड़ते ही आंखें खोली और घबराकर सीधी बैठ गई। और फिर उस पुलिस वाले ने अपनी नजर वापस हम पर टिका दी। उसने कहा, साहब, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप थोड़ी देर यहीं रुकें। चौकी के पास गाड़ी खड़ी कर दो और सुबह उजाला होने पर अपनी यात्रा फिर से शुरू करें। उसकी आवाज में अब रूखेपन की जगह एक अजीब सी मिन्नत थी। क्यों, सब ठीक तो है? मेरे भाई ने पूछा। उसे थोड़ी हैरानी हुई थी। भाई को लगा होगा कि शायद आगे रास्ता बंद है या कोई एक्सीडेंट हुआ है। वह चेहरा थोड़ा सा उदास के ड्राइवर वाली खिड़की के पास आया। उसकी आवाज अब थोड़ी धीमी हो गई थी, जैसे वह कोई राज बता रहा हो। दोस्तों, उसने कहा, यह इलाका भूतिया है और आज अमावस्या की रात है। ऐसी रात में यहां से सफर करना ठीक नहीं है। भाभी ने, जो अब पूरी तरह जाग चुकी थी, यह सुनते ही मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रखा। मैंने महसूस किया कि उनका हाथ कांप रहा था। पुलिस वाला आगे बोला, साहब, मैं यहां 10 साल से नौकरी कर रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह घाट, यह फोंडा घाट, यह ठीक नहीं है, खासकर आज की रात। पहले भी लोग मेरी सलाह के खिलाफ यहां से गुजरे हैं और जिंदा नहीं बच पाए। उसके शब्दों ने हमारी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ा दी और मैं भी एक पल के लिए सिहर उठा। जैसा कि मैंने बताया, मैं एक पूर्व मार्को था और मुझे इन सब अलौकिक चीजों पर विश्वास नहीं था। अगर उसका चेहरा इतना सीधा और गंभीर ना होता तो मैं शायद हंस सकता था, लेकिन वह सिर्फ गंभीर नहीं था। उसकी आंखों में सच्चा डर था। वह डर बनावटी नहीं हो सकता था। लेकिन फिर मेरे अंदर का कमांडो जागा। मैंने मन ही मन सोचा, हो सकता है यह पुलिस वाला बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हो। शायद ये लोग ड्राइवरों को रात में रोककर सुबह चाय पानी के पैसे ऐंठने के लिए ऐसा करते हों। यह ख्याल आते ही मेरा डर थोड़ा कम हो गया। मैंने अपनी जैकेट के नीचे अपने होल्स्टर को टटोला। मेरी उंगलियों ने मेरी बेरेटा 9 मिलीमीटर पिस्टल के ठंडे स्टील को छुआ। खैर, अगर कोई मुसीबत आए, कोई लुटेरा या कुछ और, तो मैं हमेशा अपनी बेरेटा निकाल सकता हूं। एक एक्स मरीन होने के नाते मुझे इसे रखने की इजाजत थी। मेरी जेब में लाइसेंस था। यह सोचकर मेरा डर लगभग खत्म हो गया। भाई, भाभी ने पीछे से कांपती हुई आवाज में कहा, ये सही कह रहे हैं, रुक जाते हैं। मुझे वैसे भी ठीक नहीं लग रहा है, सुबह चलेंगे। मेरे भाई भी असमंजस में पड़ गए। एक तरफ उनका लाखों का नुकसान था, दूसरी तरफ इस पुलिस वाले की डरावनी बातें। वह मेरी तरफ देखने लगे जैसे मेरे फैसले का इंतजार कर रहे हों। पुलिस वाले ने जिद की, साहब, मेरी बात मान लो, जान है तो जहान है, सुबह चले जाना, यहीं गाड़ी लगा लो। मैं भी यहीं हूं। लेकिन मैं, जैसा कि मैंने कहा, हीरो था। मुझे लगा कि मैं किसी भी खतरे से निपट सकता हूं। मैंने भाई को चलने का इशारा किया। मैंने जिद की कि हम खोलापुर की ओर अपनी यात्रा जारी रखें। मैंने खिड़की से मुंह निकालकर उस पुलिस वाले से कहा, अरे हवलदार साहब, आप फिक्र मत करो, हम फौजी लोग हैं। मैंने अपनी आवाज में थोड़ा रौब लाते हुए कहा, हमें इन सब चीजों से डर नहीं लगता। हमें ट्रेनिंग ही ऐसी दी जाती है। आप बस एंट्री कर लो, हमें बहुत जरूरी काम से पुणे पहुंचना है। पुलिस वाले ने मेरी तरफ घूर कर देखा। उसकी आंखों में अब डर की जगह एक तरह का गुस्सा और लाचारी थी।
जैसे वह सोच रहा हो कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। फौजी हो साहब, इसलिए समझा रहा हूं, उसने कहा। दुश्मन की गोली का सामना कर सकते हो, लेकिन उसका नहीं, वह गोली से नहीं मरती। किसका? मैंने पूछा। उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे उसने हमें हमारी किस्मत पर छोड़ दिया हो। वह वापस अपनी चौकी में गया और एक पुराने फटे हुए रजिस्टर में हमारी गाड़ी का नंबर लिखा। मैंने देखा कि रजिस्टर में एंट्री करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। वह रजिस्टर लेकर वापस आया और बैरियर के पास खड़ा हो गया। उसने बेमन से बैरियर उठा दिया। एक बात याद रखना साहब, उसने कहा जब हमारी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुछ भी हो जाए, रास्ते में गाड़ी मत रोकना। चाहे तुम्हें कोई औरत दिखे, कोई बच्चा रोता हुआ दिखे या कोई मदद के लिए पुकारे, गाड़ी मत रोकना। और अगर गाड़ी रुक गई तो भगवान ही मालिक है। ठीक है, ठीक है, मैंने लापरवाही से कहा और भाई को चलने का इशारा किया। हम वहां से गुजरे और मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पुलिस वाला हमारी गाड़ी पर तब तक नजर रखे रहा जब तक हम एक मोड़ पर नहीं पहुंच गए और उसकी चौकी का वह अकेला पीला बल्ब उस घने अंधेरे में गायब नहीं हो गया। अब हम घाट पर चढ़ रहे थे। अंधेरा इतना घना था कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी सड़क को मुश्किल से ही रोशन कर पा रही थी। दोनों तरफ हजारों फीट गहरी खाई थी। सड़क बहुत संकरी थी। एक बार फिसलते ही हम गिरकर मर सकते थे। माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया था। भाई बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहे थे और हम सब चुप थे। भाभी पीछे बैठकर धीरे धीरे अपनी बाइबल पढ़ रही थी। अजय और विशाल अभी भी सो रहे थे। उन्हें कुछ नहीं पता था कि बाहर क्या हुआ। पुलिस वाले की बातों ने न चाहते हुए भी हमारे दिल में एक छोटा सा डर पैदा कर दिया था। मैंने अपनी बेरेटा को होल्स्टर से निकालकर चुपके से अपनी गोद में रख लिया, बस एहतियात के तौर पर। हम लोग उस अंधेरे घाट पर अब और ऊपर चढ़ते जा रहे थे। गाड़ी की हेडलाइट्स उस घने कोहरे जैसी धुंध को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जो अब सड़क पर बिछनी शुरू हो गई थी। सड़क इतनी संकरी थी कि अगर सामने से कोई ट्रक आ जाता तो हमें गाड़ी को बिल्कुल पहाड़ से सटाकर रोकना पड़ता। भाई बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाकर गाड़ी चला रहे थे। उनकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर इतनी जोर से जमी हुई थीं कि सफेद पड़ गई थीं। गाड़ी के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ इंजन की घरघराहट और पीछे वाली सीट से आ रही भाभी की धीमी धीमी प्रार्थना की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अजय और विशाल अभी भी बेखबर सो रहे थे। पवन, भाई ने अचानक सड़क से नजर हटाए बिना मुझसे कहा, तुझे नहीं लगता कि हमें रुक जाना चाहिए था? मैंने उनकी आवाज में एक हल्का सा डर महसूस किया। यह मेरे भाई की आवाज नहीं थी, जो अपने बिजनेस के बड़े बड़े फैसले छुटकियों में लेता था। क्या बात कर रहे हो भाई? मैंने अपनी आवाज को मजबूत बनाते हुए कहा। बस ये घाट पार करने की देर है, फिर सब ठीक हो जाएगा। आप बस गाड़ी चलाते रहो। वह हवलदार बस हमें डरा रहा था। शायद तुम ठीक कह रहे हो, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में भरोसा नहीं था। मैंने माहौल को हल्का करने के लिए डैशबोर्ड पर लगे म्यूजिक प्लेयर को ऑन करने की कोशिश की। बटन दबाते ही प्लेयर की नीली रोशनी जली, लेकिन सिर्फ खामोशी। मैंने एफएम ऑन किया। सिर्फ स्टैटिक की तेज आवाज आई, जिसने गाड़ी के सन्नाटे को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। सिग्नल नहीं होगा, मैंने बड़बड़ाते हुए उसे बंद कर दिया। तभी गाड़ी एक और तीखे अंधे मोड़ पर घूमी। यह यू की तरह का मोड़ था। जैसे ही भाई ने गाड़ी घुमाई और हमारी हेडलाइट्स सीधी हुई, हम दोनों भाई एक साथ जम गए। भाई ने जोर से ब्रेक लगाया। गाड़ी की आवाज करती हुई रुकी। पीछे सो रहे अजय और विशाल भी इस झटके से हड़बड़ाकर उठ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? अजय ने नींद में भरी आवाज में पूछा, लेकिन मेरी और भाई की नजरें विंडशील्ड के बाहर जमी हुई थीं। गाड़ी से कुछ ही 100 मीटर आगे उसी मोड़ पर सड़क के किनारे एक औरत और एक छोटा बच्चा खड़ा था। हमें यह बहुत अजीब लगा, क्योंकि आधी रात हो चुकी थी और यह सड़क पूरी तरह सुनसान थी। यहाँ आसपास मीलों तक कोई गांव या कस्बा भी नहीं था। वह औरत वहां उस बच्चे के साथ क्या कर रही थी? वह औरत बस खड़ी थी, सड़क की तरफ पीठ किए हुए, और खाई की तरफ देख रही थी। उसके साथ खड़ा वह बच्चा बहुत छोटा था, शायद 3-4 साल का। मैंने उस पुलिस वाले की कही बात याद की, चाहे तुम्हें कोई औरत दिखे, कोई बच्चा रोता हुआ दिखे, गाड़ी मत रोकना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर मेरे दिमाग ने तर्क करना शुरू कर दिया। यह कोई भूत नहीं हो सकता, मैंने खुद से कहा। हो सकता है इनकी गाड़ी खाई में गिर गई हो, या ये किसी बस से बिछड़ गए हों। एक औरत और बच्चा, इन्हें मदद की जरूरत है। मैंने अपने भाई की ओर मुड़ा। उनका चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। वह बस बुत बने उस औरत को घूर रहे थे।
मैंने थोड़ा मजाक करने की कोशिश की ताकि माहौल हल्का हो सके। बुरी आत्माओं की तो बात ही छोड़ो भाई, मैंने हंसने की कोशिश करते हुए कहा। ये दोनों तो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं लग रहे। मुझे यकीन है कि इन्हें पुलिस वाले की बताई कहानी पर यकीन नहीं है, वरना ये यहाँ अंधेरे में अकेले नहीं होते। मेरे भाई ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हंसी नहीं थी, वह कुछ परेशान लग रहे थे। फिर उन्होंने वापस उस औरत और बच्चे की तरफ देखा। पवन, वही हवलदार, भाई ने कांपती आवाज में कहा। अरे छोड़ो उस हवलदार को भाई, मैंने कहा। हमें उनकी मदद करनी चाहिए, रोक लो। हो सकता है उनकी गाड़ी खराब हो गई हो या कोई और मुसीबत हो। बेचारी औरत बच्चे के साथ अकेली है। भाभी, जो अब तक चुपचाप प्रार्थना कर रही थी, उन्होंने भी आगे झांका। कौन है पवन? पता नहीं भाभी, कोई औरत है बच्चे के साथ, लगता है मुसीबत में है, मैंने कहा। हमारी महिंद्रा स्कॉर्पियो में 2 लोग आसानी से बैठ सकते थे। चूंकि पीछे अजय और विशाल अब जाग ही गए थे, तो हमने सोचा कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। रुकने से पहले मैंने सावधानी के लिए अपनी बेरेटा पिस्टल को गोद से उठाकर हाथ में ले लिया। मैंने सेफ्टी कैच ऑफ कर दिया। क्या पता ये किसी डकैत की चाल हो, मैंने सोचा, जो मदद के बहाने गाड़ियों को लुटते हैं। घाट के इलाकों में ऐसा होना आम बात थी। भाई ने धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई और उस औरत से कुछ ही कदम दूर ले जाकर रोक दी। गाड़ी रुकते ही वह औरत हमारी तरफ पलटी। हम रुके और मेरे भाई ने अपनी खिड़की का शीशा नीचे कर लिया। गाड़ी उस औरत से कुछ ही कदम दूर थी। हमारे डैशबोर्ड पर वह छोटी सी बाइबल रखी हुई थी, जो मेरी भाभी हमेशा साथ रखती थी। मैंने देखा कि वह औरत खिड़की से अंदर नहीं देख रही थी, वह बस उस बाइबल को घूर रही थी। उस समय मुझे इस बारे में कुछ खास नहीं सूझा, लेकिन यह अजीब था। क्या हम आपको लिफ्ट दे सकते हैं? आप यहां इस वक्त? मेरे भाई ने पूछा। जवाब देने के बजाय वह एक कदम पीछे हट गई और जमीन की ओर देखती रही। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर इस तरह बिखरे हुए थे कि हम उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। सिर्फ उसकी ठुड्डी और सूखे हुए होंठ ही रोशनी में दिख रहे थे। उसने एक पुरानी मैली सी साड़ी पहन रखी थी। यह बहुत ही अजीब और डरावना था। मैं बच्चे को अच्छी तरह देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपनी जगह से मुझे सिर्फ बच्चे का सिर का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था। हम उसकी तरफ देख रहे थे, जवाब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह बस वहीं खड़ी चुपचाप जमीन की ओर देख रही थी। वह हिल भी नहीं रही थी। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैं एक कमांडो था और मुझे इस तरह की चुप्पी या आनाकानी पसंद नहीं थी। मेरे पास इन सब फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं था। अरे औरत, मैंने अपनी ऊंची और आज्ञाकारी आवाज में कहा, जैसी आवाज मैं ट्रेनिंग में इस्तेमाल करता था। हम तुमसे एक सवाल पूछ रहे हैं। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तुम्हें कहां जाना है? वह अब भी चुप थी और जमीन की ओर देखती रही। मेरी आवाज सुनकर मेरी भाभी की नींद पूरी तरह खुल गई थी और उन्होंने हम दोनों के बीच की सीट से झांक कर देखा कि क्या हो रहा है। क्या हुआ पवन? वह जवाब क्यों नहीं दे रही? उन्होंने ऊँघती हुई आवाज में पूछा। अचानक हमें एक धमाका सुनाई दिया, फिर एक और धमाका और फिर एक और। यह आवाज गाड़ी के अंदर से ठीक मेरे पीछे से आ रही थी। मैं घबराकर मुड़ा और पिछली सीट की तरफ देखा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा खून जम गया। मेरी भाभी बेतहाशा सांस लेने के लिए तड़प रही थी। उनकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं, जैसे अपनी जगह से बाहर निकल आएंगी। उनका मुंह खुला था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वह मेरे भाई की सीट के पिछले हिस्से पर जोर जोर से लात मार रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उनका गला घोंट रहा हो। मेरे पीछे बैठे अजय और विशाल भी यह देखकर सुन्न पड़ गए थे। भाभी, भाभी, वे चिल्ला रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी मैंने अपने भाई की तरफ देखा। मेरा भाई किसी वजह से न तो उन धमाकों को महसूस कर पा रहा था और न ही सुन पा रहा था। वह पूरी तरह मंत्रमुग्ध होकर बिना पलक झपकाए बाहर खड़ी उस औरत को देख रहा था। वह एक बुत की तरह जम गया था। भाई, भाई, मैंने उसे झिंझोड़ा, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच मेरी भाभी प्रिया मुंह खोले कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी, जैसी आवाजें आ रही थी। फिर हाँफते हुए उन्होंने अपनी उंगली से बाहर उस औरत की तरफ इशारा किया और बेकाबू होकर कांपने लगी। मैं घबरा गया। मैंने अपनी भाभी की मदद करने के लिए अपना दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं घबराकर अपनी भाभी की मदद करने के लिए अपना दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने हैंडल खींचा और दरवाजे को जोर से धक्का दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई या कोई चीज
बाहर से उसे जबरदस्ती धक्का दे रही हो। खुल जा! मैं दरवाजे पर अपनी पूरी ताकत से कोहनी मारते हुए चिल्लाया। मैंने अपनी पूरी कमांडो की ताकत लगा दी। मैं, जिसने ट्रेनिंग में लोहे की सलाखों को मोड़ा था, अपनी ही गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। पीछे अजय और विशाल भी घबरा गए थे। वे भाभी को सीधा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भाभी का शरीर अकड़ता जा रहा था। उनकी आंखें अब लगभग बाहर आ चुकी थीं। भाई, भाई, होश में आओ! मैंने अपने भाई को जोर जोर से झिंझोड़ा। उनका शरीर किसी पत्थर की मूरत जैसा सख्त हो गया था और उनकी आंखें बाहर खड़ी उस औरत पर टिकी थीं जिसने अब धीरे से अपना सिर उठाया था। मैं देख नहीं पाया कि उसके बालों के पीछे क्या था, लेकिन उसे सिर उठाते देख मेरे भाई के शरीर में अचानक एक कंपी हुई। जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो, वह अचानक से होश में आते हुए चिल्लाया। उसकी आंखों में बेतहाशा खौफ था। उसने एक नजर पीछे तड़पती हुई अपनी पत्नी, मेरी भाभी, पर डाली। यहां से चले जाओ, पवन, भगाओ गाड़ी! वह जोर से चीखा। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया। मुझे समझ आ गया था कि यह कोई लूटपाट का मामला नहीं है, यह कुछ और ही है। मैंने तुरंत भाई को स्टीयरिंग व्हील से हटाया और खुद ड्राइवर सीट पर कूद गया। मेरे एक हाथ में अभी भी मेरी पिस्टल थी, लेकिन मेरा दिमाग समझ गया था कि यह चीज गोली से नहीं रुकेगी। मैंने एक्सीलेटर को जमीन तक दबा दिया और स्कॉर्पियो के टायर जमीन पर चीख उठे। गाड़ी तेजी से आगे भागी। गाड़ी के झटके से भाई मेरी बगल वाली सीट पर गिर पड़े। जैसे ही गाड़ी उस औरत के पास से गुजरी, पीछे भाभी के गले से आती घुटने की आवाज बंद हो गई और उसकी जगह एक जोरदार गहरी सांस की आवाज आई। वह खांसने लगी। भाभी ठीक है? अजय पीछे से चिल्लाया, लेकिन मेरे पास पीछे मुड़कर देखने का वक्त नहीं था। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं पहाड़ी के किनारे उन खतरनाक घुमावदार सड़कों पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। किसी भी पल हम सड़क से उतरकर उस पहाड़ी से नीचे अंधेरी खाई में गिर सकते थे। मेरी भाभी पीछे रो रही थी और मेरा भाई बस सामने घूर रहा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं। अजय और विशाल भी चुप थे, शायद जो हुआ था उस पर यकीन करने की कोशिश कर रहे थे। हम निकल आए, हम निकल आए! मैं खुद को दिलासा देते हुए बड़बड़ाया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे घना अंधेरा था। वह औरत और बच्चा कहीं नहीं दिख रहे थे। मैंने एक राहत की सांस ली ही थी, तभी मुझे गाड़ी के किनारे ड्राइवर वाली खिड़की के ठीक बाहर कुछ दिखाई दिया। मैं दंग रह गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा खून जम गया। वो वही थी, वो औरत, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारा पीछा कर रही थी। वो दौड़ नहीं रही थी, वो बस हवा में तैरती हुई हमारी गाड़ी के साथ साथ चल रही थी। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। वह हमारी स्कॉर्पियो के साथ ऐसे बह रही थी जैसे पानी में कोई लकड़ी का टुकड़ा बहता है। उसके बाल अब हवा में पीछे की तरफ लहरा रहे थे और मैं उसका चेहरा देख सकता था। नहीं, वहां कोई चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए वहां बस एक अंधेरा गड्ढा था, एक काला शून्य जिसमें ना आंखें थीं, न नाक, न मुंह। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जलती हुई मशाल को चेहरे पर दबाकर उसे अंदर तक जला दिया हो। यह कैसे संभव था? मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था। मेरी बेरेटा मेरे हाथ में बेकार पड़ी थी। मैं किस पर गोली चलाता? उस अंधेरे गड्ढे पर। तभी मेरे भाई ने भी उसे देख लिया। वह उसे देखकर इतना जोर से चीखा कि उसकी आवाज गाड़ी के इंजन के शोर को पार कर गई। पवन, वो देखो! तभी मेरे भाई ने डैशबोर्ड से वह बाइबल उठाई, वही छोटी सी बाइबल जिसे भाभी हमेशा अपने पास रखती थी। उसने वह बाइबल उठाई और मेरे हाथ पर पटक दी। इसे खिड़की पर दबाओ, पवन, जल्दी करो! वह जोर से चिल्लाया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं एक हाथ से उस खतरनाक मोड़ पर गाड़ी को संभालने की कोशिश कर रहा था और दूसरे हाथ में मैंने वह बाइबल पकड़ ली। दबा इसे! भाई फिर चीखा। मैंने एक हाथ पहिए पर रखा और दूसरा हाथ जिसमें बाइबल थी उसे खिड़की के शीशे से सटा दिया। जैसे ही बाइबल ने खिड़की के शीशे को छुआ, अचानक बाहर से एक बहरा कर देने वाली चीख आई। वह चीख ऐसी नहीं थी जो कानों से सुनी जाए। वह चीख ऐसी थी जो मानो हमारी खोपड़ी में घुस गई हो, सीधे दिमाग में। इतनी तीखी, इतनी दर्दनाक, जैसे हजारों लोग एक साथ जान बचाने के लिए चीख रहे हों। मेरी भाभी, अजय और विशाल तीनों पीछे जोर से चीख पड़े और अपने कान बंद कर लिए। मेरे सिर में भी एक तेज दर्द हुआ, जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। गाड़ी का स्टीयरिंग मेरे हाथ से घूम गया। गाड़ी लहराती हुई सड़क के दूसरी तरफ खाई वाले किनारे की तरफ भागी। पवन, संभाल! भाई चीखा। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग वापस घुमाया।
गाड़ी का एक टायर खाई के बिल्कुल किनारे पहुंचकर वापस सड़क पर आया और फिर जैसे ही वह चीख आई थी वैसे ही वह गायब हो गई। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ हमारी गाड़ी के इंजन और हम सबकी हांफती हुई सांसों की आवाज आ रही थी। मैंने खिड़की के बाहर देखा, वह औरत गायब हो चुकी थी। अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ हमारी गाड़ी के इंजन और हम सबकी हांफती हुई सांसों की आवाज आ रही थी। कोई भी एक शब्द भी नहीं बोला। मैंने गाड़ी की रफ्तार धीमी की लेकिन रोकी नहीं। मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं बुरी तरह कांप रहा था। मेरी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर इतनी मजबूत थी कि मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। आंखों के कोने से मैं किसी भी ऐसी चीज की तलाश में था जो हमें चौंका दे। मेरे हाथ में अभी भी वह बाइबल थी। मैंने उसे खिड़की से हटाया नहीं, उसे वैसे ही शीशे से दबाए रखा। पवन, वो चली गई? मेरे भाई ने कांपती हुई आवाज में पूछा। पता नहीं, मैंने कहा। मेरी अपनी आवाज भी कांप रही थी। बस चुपचाप बैठे रहो, कोई बाहर मत देखना। भाभी पीछे वाली सीट पर सिसकियां ले रही थी। अजय और विशाल, जो मेरी ही तरह फौजी थे और जिन्होंने न जाने कितनी गोलियों का सामना किया था, वे भी खामोश थे। मैंने शीशे में उनकी झलक देखी। दोनों के चेहरे पसीने से तर थे और आंखें ख्वाजी की तरह खिड़कियों से बाहर देख रही थीं। पवन, गाड़ी भगा, अजय ने पीछे से कहा। बस यहां से निकल, जल्दी कर। मैंने एक्सीलेटर फिर से दबा दिया। अब मैं 80 की रफ्तार पर नहीं था, लेकिन मैं जितनी तेजी से उन घुमावदार सड़कों पर गाड़ी चला सकता था, चला रहा था। हर मोड़ पर मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती। मुझे डर था कि जैसे ही हम मोड़ काटेंगे, वह काली आकृति फिर से हमारे सामने खड़ी होगी। घाट का वह रास्ता जो पहले ही इतना लंबा लग रहा था, अब जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर किलोमीटर एक युग जैसा लग रहा था। गाड़ी में कोई बात नहीं कर रहा था। वह खामोशी उस चीख से भी ज्यादा डरावनी थी। हम 5 लोग जो मौत के मुंह से अभी अभी बचकर निकले थे, बस अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 20 मिनट तक और गाड़ी चलाने के बाद मुझे दूर, बहुत दूर रोशनी का एक छोटा सा धब्बा दिखाई दिया। वो देखो, रोशनी! मैं जोर से चिल्लाया। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, वह रोशनी बड़ी होती गई। वह घाट के नीचे बनी दूसरी पुलिस चौकी थी। वह चौकी मुझे उस वक्त किसी महल से कम नहीं लग रही थी। चौकी देखते ही मैंने गाड़ी को एक झटके से रोका। गाड़ी की आवाज करती हुई चौकी के बैरियर से कुछ इंच पहले रुकी। अचानक हम सब गाड़ी से लगभग रेंगते हुए बाहर निकले। मेरे पैर झेली की तरह कांप रहे थे। मैं जैसे ही बाहर निकला, जमीन पर गिर पड़ा। मेरे भाई भी मेरी बगल में हांफते हुए गिर गए। हम सब सांस के लिए तड़प रहे थे, मानो हमारे फेफड़ों से सारी ऑक्सीजन खींच ली गई हो। मेरी भाभी जमीन पर बैठी बस रो रही थी। अजय और विशाल गाड़ी का सहारा लेकर खड़े थे और गहरी सांसें ले रहे थे। चौकी के अंदर से एक गार्ड दौड़ता हुआ बाहर आया। ये एक नौजवान लड़का था, शायद नई भर्ती हुई होगी। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? एक्सीडेंट हो गया क्या? उसने घबराकर पूछा। हम में से कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। पानी दो, मेरे भाई ने हांफते हुए कहा। गार्ड दौड़कर अंदर गया और एक सुराही और गिलास ले आया। हम सब ने जल्दी जल्दी पानी पिया। जब हमारी सांसें थोड़ी काबू में आईं, तो उस गार्ड ने फिर पूछा, साहब हुआ क्या? आप लोग इतने डरे हुए क्यों हो? कोई जानवर नहीं, मैंने कांपती आवाज में कहा। वहां घाट पर एक औरत, एक बच्चा। मेरी बात सुनते ही उस नौजवान गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। तभी चौकी के अंदर से एक और पुलिस वाला बाहर आया। यह वही अधेड़ उम्र का हवलदार था जो हमें घाट के शुरू में मिला था। शायद दोनों चौकियों के बीच संपर्क रहा होगा। उसने हमें जमीन पर बैठे देखा और एक ठंडी सांस ली। मैंने कहा था ना साहब। उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। मैंने कहा था मत जाओ। वो क्या था? अजय ने अपनी फौजी आवाज में पूछा। हालांकि आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो औरत, वो हमारे साथ साथ 80 की रफ्तार से। उस बूढ़े हवलदार ने नीचे जमीन की तरफ देखते हुए कहा, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं साहब, बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली। मतलब? मैंने पूछा। हवलदार ने हमारी तरफ देखा। इस मौसम में, खासकर अमावस्या की रात, घाट से गुजरने वाले ज्यादातर लोग जिंदा नहीं बचते। आप बच गए क्योंकि आपके पास शायद कोई दैवीय शक्ति थी। उसकी नजर मेरी भाभी पर पड़ी, जो अभी भी अपनी बाइबल को सीने से लगाए हुए थी। क्या होता है यहां? मेरे भाई ने हिम्मत करके पूछा। हवलदार ने बताया, लोग कहते हैं कई साल पहले
एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ यहां से गुजर रही थी। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे और उसके बच्चे को कुचल दिया। ट्रक वाला रुका भी नहीं। दोनों ने यहीं सड़क पर तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आज अमावस्या की रात थी। कहते हैं आज की रात वह हर गाड़ी वाले से लिफ्ट मांगती है जो उस ट्रक वाले को ढूंढ रही है। और जो रुक जाता है? भाभी ने सिसकी लेते हुए पूछा। जो रुक जाता है, हवलदार ने कहा, उसका आज तक पता नहीं चला। लगभग हमेशा ही उनके साथ कोई ना कोई जानलेवा दुर्घटना घट जाती है। कई बार तो गाड़ियां खाई में मिलती हैं, लेकिन मृतकों के शव भी नहीं मिल पाते, जैसे उन्हें वो खाई निगल गई हो। ये सुनते ही हम सब सिहर उठे। हम मौत के कितने करीब थे, इसका अंदाजा हमें अब हुआ था। बेशक हमने उस रात गाड़ी चलाना बंद कर दिया। उस हवलदार ने ही हमारे लिए पास के एक लॉज में रुकने का इंतजाम करवाया। उस रात उस बाइबल की वजह से मेरी और मेरे परिवार की जान बच गई। उस घटना ने मुझे सिखा दिया कि दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जिनसे मेरी 9 मिलीमीटर की राइफल या मेरी कमांडो ट्रेनिंग नहीं बचा सकती। उस रात के बाद मैं फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस बूढ़े हवलदार ने ही हमारे लिए पास के एक लॉज में रुकने का इंतजाम करवाया। वह लॉज चौकी से ज्यादा दूर नहीं था। हाईवे के किनारे ही बना हुआ एक पुराना सा 2 मंजिला गेस्ट हाउस था। उसका नाम था घाट व्यू लॉज, जो अपने आप में ही एक भद्दा मजाक लग रहा था। हम में से कोई भी उस घाट की तरफ दोबारा देखना नहीं चाहता था। हवलदार ने लॉज के मालिक को फोन करके जगाया, जो एक ऊँघता हुआ अधेड़ उम्र का आदमी था। उसने हमें 2 कमरे दिए, 104 और 105, दोनों एक दूसरे से सटे हुए। तय यह हुआ कि मैं, मेरे भाई रमेश और भाभी प्रिया एक कमरे 104 में रुकेंगे। अजय और विशाल दूसरे कमरे 105 में रहेंगे। हम सब एक दूसरे के करीब रहना चाहते थे। हम लोग अपने अपने कमरों में चले तो गए, लेकिन हम सब जानते थे कि हम में से कोई भी सो नहीं पाएगा। हमारा कमरा 104 बहुत ही साधारण सा था। दीवारों पर सीलन की महक थी और पुराने लकड़ी के फर्नीचर की गंध उसमें मिली हुई थी। कमरे में एक ही पीला बल्ब जल रहा था, जो कि हल्की आवाज कर रहा था। खिड़की के बाहर वही घना स्याह अंधेरा था, वही घाट की खामोशी। मैंने जाकर खिड़की पर पर्दा डाल दिया। भाभी ने आते ही अपने जूते उतारे और सीधे बाथरूम में चली गई। अंदर से पानी की आवाज आने लगी। शायद वह अपना मुंह धो रही थी। मेरे भाई रमेश, जो अब तक किसी तरह खुद को संभाले हुए थे, वह बिस्तर के किनारे पर आकर धम से बैठ गए। वह बस सामने वाली खाली दीवार को घूर रहे थे। उनकी आंखें न झपक रही थीं, न ही उनमें कोई भाव था। वह गहरे सदमे में थे। मैंने अपनी जैकेट उतारी। मेरी बेरेटा पिस्टल अभी भी मेरे हाथ में थी। मैंने उसे टेबल पर रखा। अचानक वह ठंडे स्टील का हथियार, जो मेरी हिम्मत हुआ करता था, मुझे आज एक बेजान खिलौने जैसा लगा। मैंने उसकी मैगजीन निकाली, गोलियां चेक की और उसे वापस लगा दिया। यह सब मैं बस अपनी आदत के कारण कर रहा था, अपने कांपते हुए हाथों को व्यस्त रखने के लिए। मुझे एहसास हुआ कि एक कमांडो होने के नाते मुझे हमेशा सिखाया गया था कि हर स्थिति को कैसे काबू में करना है, हर खतरे का विश्लेषण कैसे करना है। लेकिन आज मेरा सारा प्रशिक्षण, मेरी सारी हिम्मत बेकार थी। हम जिसका सामना करके आए थे वह किसी भी ट्रेनिंग मैनुअल में नहीं था। वह तर्क से परे था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला और भाभी बाहर आईं। उनका चेहरा पानी से भीगा था, लेकिन उनकी आंखें अभी भी खौफ से लाल थीं। वह बिस्तर पर भाई के पास बैठी और उस छोटी सी बाइबल को खोलकर उसे अपने सीने से लगाकर धीरे धीरे प्रार्थना करने लगी। कमरे में उस पीले बल्ब की आवाज, भाभी की धीमी प्रार्थना और भाई की भारी सांसों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। तभी हमारे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं उछल पड़ा और तुरंत अपनी पिस्टल उठा ली। कौन है? मैंने दरवाजे की तरफ बंदूक तानते हुए पूछा। पवन, मैं हूं, अजय। बाहर से अजय की दबी हुई आवाज आई। मैंने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अजय और विशाल बाहर खड़े थे। उन दोनों के चेहरे भी उतने ही सफेद थे जितने हमारे। हमसे रुका नहीं जा रहा, विशाल ने कहा। अकेले उस कमरे में अजीब लग रहा है। क्या हम सब यहीं एक साथ बैठ सकते हैं? सुबह होते ही निकल चलेंगे। हाँ, अंदर आ जाओ, मैंने कहा। वे दोनों अंदर आ गए। विशाल ने अपने कमरे से एक कुर्सी भी उठा ली थी। हम पांचों अब उस छोटे से कमरे में एक साथ थे। अजय और विशाल जमीन पर ही बैठ गए। भाई अभी भी दीवार को घूर रहे थे और भाभी प्रार्थना कर रही थी। माहौल में एक अजीब सा तनाव था। पवन, अजय ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, वह चेहरा, मैंने जंग में बहुत कुछ देखा है यार, लेकिन ऐसा। उसने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। मुझे पता है, मैंने बस इतना ही कहा।
तभी कमरे का वह पीला बल्ब जोर जोर से झिलमिलाया। हम सब ने एक साथ ऊपर उस बल्ब की तरफ देखा और फिर कि एक आवाज के साथ बत्ती गुल हो गई। कमरा घोर अंधेरे में डूब गया, इतना अंधेरा कि मुझे अपना हाथ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आह! मेरे भाई के गले से एक दबी हुई चीख निकली। भाभी की प्रार्थना की आवाज तेज हो गई। रुको, कोई हिलना मत, मैंने अपनी कमांडो वाली आवाज में कहा, हालांकि मेरा खुद का गला सूख रहा था। बस एक पावर कट है, इन इलाकों में यह आम बात है। मैंने अपनी जेब से अपना फोन टटोला और उसकी टॉर्च जलाई। फोन की तेज रोशनी में हम पांचों के डरे हुए चेहरे दिखाई दिए। देखा, सब ठीक है, मैंने कहा, माहौल को संभालने की कोशिश करते हुए। मैं रिसेप्शन पर फोन करके विशाल ने अचानक मुझे चुप कराया। क्या हुआ? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। सुनो। हम सब चुप हो गए। हाँ, एक आवाज आ रही थी कमरे के बाहर से, उस अंधेरे गलियारे हॉलवे से। वही आवाज, वही गीली घुटने वाली आवाज, ठीक वैसी ही आवाज जैसी भाभी उस वक्त निकाल रही थी जब गाड़ी में उनका गला घोंटा जा रहा था। भाभी ने चीखने की कोशिश की, लेकिन भाई ने फौरन उनके मुंह पर हाथ रख दिया। हम सब बुत बन गए। वह आवाज ठीक हमारे दरवाजे के बाहर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे दरवाजे से कान लगाकर खड़ा हो और उसका गला घोंटा जा रहा हो। यह किसी इंसान की आवाज नहीं हो सकती थी। यह बहुत गहरी और भयावह थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी पिस्टल उठाई और कांपते हाथों से उसे दरवाजे की तरफ तान दिया। पवन, अजय ने फुसफुसाते हुए कहा, दरवाजे पर पीप होल है, देख जरा। मैंने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। वह घुटने की आवाज अब बंद हो गई थी। अब वहां खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी पहले से ज्यादा डरावनी थी। मैंने अपनी एक आंख बंद की और दूसरी आंख पीप होल पर लगाई। बाहर गलियारा अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां पावर कट था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कुछ नहीं है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। हो ही नहीं सकता, विशाल ने कहा। हम सब ने वह आवाज सुनी। मुझे भी यकीन था। वह आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। पवन, मत कर, मेरे भाई ने कहा जब मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा। देखना पड़ेगा, मैंने कहा, हम ऐसे छिपकर नहीं बैठ सकते। मैंने अजय की तरफ इशारा किया। वह समझ गया। वह भी अपनी गन, सर्विस रिवॉल्वर निकालकर मेरे पीछे खड़ा हो गया। 3 गिनने पर, मैंने फुसफुसाया। 1, 2 बिंदु। मैंने दरवाजे का लॉक खोला और एक झटके में दरवाजा खोल दिया। मैं और अजय एक साथ बाहर उस अंधेरे गलियारे में कूद गए, अपनी अपनी गन ताने हुए। मैंने अपने फोन की टॉर्च से गलियारे को स्कैन किया। बायां साफ, दायां साफ। गलियारा पूरी तरह खाली था। देखा? कुछ नहीं, मैंने कहा, लेकिन मेरी आवाज में वह भरोसा नहीं था जो मैं दिखाना चाहता था। शायद बस हमारा वहम था। मैं मुड़ा और वापस कमरे में आने लगा। जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने वाला था, मेरे फोन की रोशनी जमीन पर, ठीक हमारी दहलीज के बाहर किसी चीज पर पड़ी। एक छोटा सा गीला धब्बा, जैसे किसी ने पानी गिराया हो। मैं ठिठका। क्या हुआ पवन? अजय ने पूछा। मैं धीरे से नीचे झुका। वह पानी नहीं था, वह बहुत गाढ़ा, लगभग तेल जैसा काला तरल था और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे गीले जले हुए बाल और झंग लगे लोहे की मिली जुली गंध। मैंने अपनी उंगली से उसे छुआ। वह बहुत चिपचिपा था और तभी मेरी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी। गलियारे की दीवार पर, ठीक हमारे कमरे के सामने, किसी नुकीली चीज से खरोंचा हुआ एक निशान था। मैंने टॉर्च उस पर मारी। वह एक चेहरा था, एक गोल चेहरा जिसमें न आंखें थीं, न नाक, न मुंह, ठीक वैसा ही जैसा उस औरत का था। पवन, मेरे भाई ने कमरे के अंदर से चिल्लाया। तभी गलियारे की बत्तियां वापस जल उठी। मैंने झटके से वापस उस दीवार की तरफ देखा। खरोंच का निशान गायब हो चुका था। दीवार बिल्कुल साफ थी। मैंने नीचे जमीन पर देखा। वह काला चिपचिपा धब्बा भी गायब था। पवन, क्या हुआ? तुमने क्या देखा? विशाल ने मेरे कंधे को पकड़कर पूछा। मैं धीरे से खड़ा हुआ। मैंने अपनी उंगली देखी जिसे मैंने उस धब्बे में डाला था। वह काली चिपचिपी चीज अभी भी मेरी उंगली पर लगी हुई थी। मैंने अपनी कांपती हुई उंगली अपने साथियों को दिखाई। यह हमारा पीछा कर रही है, मैंने कहा। यह घाट पर नहीं रुकी, यह यहां है। मैंने अपनी कांपती हुई उंगली अपने साथियों को दिखाई। वह काली चिपचिपी चीज अभी भी मेरी उंगली पर लगी हुई थी। यह हमारा पीछा कर रही है, मैंने कहा। यह घाट पर नहीं रुकी, यह यहां है।
ये शब्द कमरे में एक बम की तरह फटे। भाभी, जो अब तक सिसकियां ले रही थी, मेरी उंगली पर लगी उस काली चीज को देखते ही जोर से चीख पड़ी। भाई सदमे से बाहर आए और घबराकर खड़े हो गए। दरवाजा बंद कर पवन, दरवाजा बंद कर, वह चिल्लाए। मैंने एक झटके में दरवाजा बंद किया और उसे अंदर से लॉक कर दिया। मैंने दरवाजे के आगे वह कुर्सी भी खिसका दी जो विशाल अपने साथ लाया था। हमें यहां से निकलना होगा अभी, अजय ने कहा। उसकी आवाज में अब फौजी वाला हुक्म था। सब अपना सामान उठाओ, हम गाड़ी में ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। हम सब ने हाँ में सिर हिलाया। हम सब एक ही पल में समझ गए थे कि यहां रुकना मौत को दावत देना है। अजय, तुम और विशाल भाभी और भाई को लेकर नीचे जाओ और गाड़ी स्टार्ट करो, मैंने हुक्म देते हुए कहा। मैं अपना सामान लेकर बस 2 मिनट में आया। नहीं, हम सब साथ चलेंगे, भाई ने कहा। वक्त नहीं है, मैंने चिल्लाया। जाओ, अजय ने भाई का हाथ पकड़ा। पवन ठीक कह रहा है रमेश जी, चलिए। अजय ने दरवाजे से कुर्सी हटाई और दरवाजे का हैंडल घुमाया और हैंडल नहीं घुमा। क्या हुआ, मैंने पूछा। यह जाम है, अजय ने हैंडल पर पूरी ताकत लगाते हुए कहा। यह फंस गया है। हटो, मैंने उसे किनारे किया और खुद हैंडल पर झपटा। मैंने उसे मरोड़ने की पूरी कोशिश की। ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर से हैंडल को वेल्ड कर दिया हो। यह वही है, विशाल ने खौफ में कहा, जैसे गाड़ी का दरवाजा जाम हुआ था। हम सब दरवाजे से पीछे हट गए। हम फंस चुके थे। कमरे में वही पीला बल्ब जो कुछ देर पहले ठीक हो गया था फिर से झिलमिलाने लगा, और इस बार बल्ब के झिलमिलाने के साथ कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। इतनी तेजी से कि मुझे अपनी सांसें धुएं की तरह निकलती हुई दिखाई देने लगी। यह क्या हो रहा है, भाई ने कांपते हुए कहा। पवन, वह दीवार, भाभी ने कांपती हुई उंगली से उस दीवार की तरफ इशारा किया जो बाथरूम के साथ लगती थी। हम सब ने उस तरफ देखा। दीवार पर जो सीलन थी वह अब फैल रही थी। वह गीली नहीं हो रही थी, वह काली पड़ रही थी। वही काला चिपचिपा तेल अब सीलन की जगह दीवार से बाहर रिस रहा था, और उसके साथ ही वही गंध, जले हुए बालों और झंग लगे लोहे की गंध पूरे कमरे में भर गई। यह हमारे साथ कमरे में है, विशाल ने अपनी गन निकालते हुए कहा। किस पर गोली चलाओगे, अजय ने कहा, लेकिन उसने भी अपनी रिवॉल्वर निकाल ली थी। मैंने भी अपनी पिस्टल को कसकर पकड़ लिया। तभी मेरे भाई रमेश, जो अब तक सबसे ज्यादा डरे हुए थे, अचानक शांत हो गए। वह उस काली पड़ती हुई दीवार की तरफ मुड़े और उसकी तरफ बढ़ने लगे। भाई, मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। भाई, क्या कर रहे हो? मुझे जाना है, उन्होंने एक सपाट बेजान आवाज में कहा जो उनकी थी ही नहीं। मेरी डिलीवरी नुकसान हो जाएगा, मुझे जाना है। भाई, होश में आओ, ये तुम नहीं बोल रहे हो। मैं उन्हें खींच रहा था, लेकिन उनका शरीर किसी लोहे की तरह भारी हो गया था। रमेश, भाभी रोते हुए चिल्लाई। तभी अजय और विशाल, जो मेरे बगल में खड़े थे, अचानक घबराकर पीछे हटे। पवन, तुम कहां हो? अजय चिल्लाया। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैं यहीं हूं, मैंने कहा। तुम्हारे सामने नहीं, यहां सिर्फ अंधेरा है। पवन, विशाल की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे वह किसी कुएं के अंदर से बोल रहा हो। वह चीज हम पर हमला कर रही थी, लेकिन गोली बंदूक से नहीं। वह हमारे दिमाग पर हमला कर रही थी। वह भाई को लालच दिखाकर अपनी तरफ खींच रही थी और अजय विशाल को अंधा करके हमें अलग थलग कर रही थी। और फिर उसका ध्यान भाभी पर गया। भाभी, जो बिस्तर पर बैठी थी, अचानक वही घुटने वाली आवाज निकालने लगी। नहीं, फिर से नहीं। मैं भाई को छोड़कर भाभी की तरफ लपका। वह अपनी गर्दन को दोनों हाथों से खरोंच रही थी। उनकी आंखें फटी हुई थीं। भाभी, मैंने उनके हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनकी गर्दन पर चिपका दिए हों। और तभी मैंने देखा उनकी गर्दन पर उंगलियों के काले निशान उभर रहे थे, जैसे कोई कालिख लगे हाथों से उनका गला घोंट रहा हो। मेरी ट्रेनिंग, मेरी हिम्मत, मेरी पिस्टल, सब बेकार था। पवन, अजय, जो मुझे देख नहीं पा रहा था, बस मेरी आवाज सुनकर चिल्लाया। बाइबल, वो बाइबल कहाँ है? बाइबल, वह छोटी सी किताब अभी भी भाभी के हाथ में थी, जिसे वह मरने के बावजूद छोड़ नहीं रही थी। मैंने भाभी के हाथ से जबरदस्ती वह बाइबल छीनी। क्या कर रहे हो? भाई, जो अब भी उस दीवार की तरफ बढ़ रहे थे, उस बेजान आवाज में बोले। छोड़ दो उसे। चुप रहो, मैं चीखा। मैंने बाइबल को खोला। मुझे प्रार्थना नहीं आती थी, मुझे कुछ याद नहीं था। मैंने उस बाइबल को सीधा भाभी की गर्दन पर, उन काले निशानों के ऊपर
जोर से दबा दिया। छोड़ दो इसे, जो भी हो छोड़ दो, मैं जोर से चिल्लाया। जिस पल बाइबल ने उनकी त्वचा को छुआ, कमरा जैसे फट पड़ा। वही बहरी कर देने वाली दिमागी चीख जो गाड़ी में सुनी थी, लेकिन इस बार वह 100 गुना ज्यादा तेज थी। वह आवाज सिर्फ बाहर से नहीं, वह मेरे सिर के अंदर से आ रही थी। कमरे की खिड़की का शीशा टूटकर बाहर बिखर गया। कमरे में रखा टेबल, कुर्सी, सब कुछ जोर जोर से कांपने लगा। वह काला तेल अब दीवार से रिस नहीं रहा था, वह फव्वारे की तरह बाहर निकल रहा था। मेरे भाई जो दीवार की तरफ जा रहे थे, चीख खाकर पीछे गिरे और होश में आ गए। अजय और विशाल को भी सब दिखने लगा। पकड़े रहो पवन, अजय चिल्लाया। वह चीज अब अपना पूरा गुस्सा दिखा रही थी, वह हमें डरा रही थी। भाभी के गले से घुटने की आवाज अब एक भयानक गुर्राहट में बदल गई थी, जो भाभी की आवाज नहीं थी। छोड़ो मुझे, उस गुर्राहट ने कहा। मैंने अपनी पूरी ताकत से बाइबल को दबाए रखा। निकल जाओ यहां से। तभी कमरे की बत्ती बंद हो गई। पूरा अंधेरा, लेकिन अंधेरा नहीं था, वह काली रिसती हुई दीवार, उसमें अब एक चेहरा उभर रहा था। वही चेहरा, बिना आंखों, बिना नाक, बिना मुंह वाला अंधेरा गड्ढा। वह चेहरा अब गुस्से से तड़प रहा था, पिघल रहा था। यह लड़ाई चलती रही। हम पांचों एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। भाभी मेरे हाथ के नीचे तड़प रही थी, लेकिन मैंने बाइबल नहीं छोड़ी। हम सब मिलकर जो भी प्रार्थना याद आ रही थी, चिल्ला रहे थे। यह सब कितनी देर चला मुझे नहीं पता। 1 मिनट, 10 मिनट या 1 घंटा। लग रहा था जैसे हम हमेशा से यही हैं, इसी अंधेरे, ठंडे, बदबूदार कमरे में उस शैतान से लड़ रहे हैं। हम थक रहे थे, मेरी बाहें जवाब दे रही थीं। तभी उस टूटी हुई खिड़की से अंधेरे की जगह एक हल्की सी मटमैली रोशनी अंदर आई। सुबह हो रही थी। जैसे ही सूरज की उस पहली मटमैली किरण ने कमरे की दहलीज को छुआ, वह बाहरी कर देने वाली चीख अचानक बंद हो गई, जैसे किसी ने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दिया हो। कमरे में कांपता हुआ फर्नीचर रुक गया। दीवार से बहता हुआ वह काला तेल, वह एक पल में सूख गया। वह पपड़ी बनकर जमीन पर गिरने लगा। वह भयानक ठंड और बदबू गायब हो गई। भाभी ने तड़पना बंद कर दिया और एक लंबी, दर्द भरी सांस ली। वह बेहोश हो गई। कमरा शांत हो गया। हम सब हाँफ रहे थे। हम उस टूटी फूटी, बदबूदार पपड़ियों से भरी जमीन पर गिर पड़े। हम जिंदा थे। हमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अजय ने दरवाजे का हैंडल घुमाया, वह आसानी से खुल गया। हमने अपना सामान नहीं उठाया, हमने कुछ नहीं लिया। मैंने भाभी को अपनी गोद में उठाया और हम पांचों उस कमरे से, उस लॉज से, उस घाट से बाहर भागे। हम गाड़ी में बैठे और मैंने गाड़ी को पुणे की तरफ भगा दिया। हम में से किसी ने पूरे रास्ते एक शब्द नहीं कहा। उस रात के बाद मैं फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। मेरी 9 मिलीमीटर की पिस्टल और मेरी कमांडो ट्रेनिंग उस असली अंधेरे के सामने मिट्टी के खिलौने थे। उस रात ने मेरे घमंड को तोड़ दिया था और मुझे यकीन दिला दिया था कि दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जिनके लिए हम तैयार नहीं हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। विनोद गुरुंग भाई दुबई से, गोरखा भाई नेपाल से, मजीद भाई मालदीव से, अली भाई बंगलोर से, गोल्डी भाई पंजाब से, मुकेश गुज्जर भाई भरतपुर राजस्थान से, वीरेंद्र विराट भाई बेगमपुर हरियाणा से, भूपेन चौधरी भाई गुवाहाटी से, फुद्दी कौर भाई पंजाब से, मोहम्मद शाह भाई रोहरी सिंध पाकिस्तान से, महावीर भाई राजस्थान से, फहाद भाई पाकिस्तान से, ऐसा ताजियाना, अहमद अहयाना, आलिया हमदून और अहमद हमदून, रशीद भाई मालदीव से, अमृत गुरुंग भाई नेपाल से, अनिल चौहान भाई सिवान बिहार से, पूनम जी जमशेदपुर झारखंड से, स्नेहा जी महाराष्ट्र से, मुकेश भाई राउरकेला से, शानो जी पाटियाला से, कमल जी भाटी तारानगर से, आकाश भाई उत्तर प्रदेश से, सफीक भाई सऊदी अरब से, राजीव भाई दरभंगा बिहार से, निहारिका जी ओडिशा से, राजकुमार भाई गोरखपुर से, गणेश पाठक भाई सूरत से, अंबुज मिश्रा भाई नोएडा उत्तर प्रदेश से, आशु भाई दिल्ली से, मनीष जैन भाई दिल्ली से, सरिता जी उत्तराखंड से, विशाल भाई हरदोई से, रॉकी भाई सोनीपत हरियाणा से, जमशेद खान भाई कराची से, अफसर अली भाई मुरादाबाद से, पुसली भाई थाईलैंड से, आशुतोष त्रिपाठी भाई गोंडा से, यूएस हर्ष तिवारी भाई लोहारी सिरसा प्रयागराज से, कबल सिंह भाई पंजाब से, किशोर भाई ग्रेटर नोएडा से, अभिषेक तिर्की भाई छत्तीसगढ़ से, जुल्फिकार भाई दिल्ली से, पन्ना राम कोलायत भाई बीकानेर राजस्थान से,
अन्वेश कुमार पांडेय भाई मुंबई महाराष्ट्र से, दीपक भोईर भाई अर्जुनली गांव से, सूरज भाई मुंबई से, असलम कुरैशी भाई सऊदी अरब से, फिजाजी इस्लामाबाद पाकिस्तान से, अर्जुन भाई नेपाल से, राधे भाई उन्नाव से, संजय खान भाई इंडिया से, ओम प्रकाश भाई झारखंड से, सबीना भाई कोलकाता से, बाबू भाई उत्तराखंड से, राम छोटा भाई गोविंदपुर जमशेदपुर झारखंड से, रवि बिशनली भाई इंडिया से, मोहन भाई झारखंड से, आजाद भाई दिल्ली से, रुद्रा शर्मा, सपना शर्मा, शिया और अमन शर्मा भाई दिल्ली से, असुम तामूट भाई अरुणाचल प्रदेश से, पूजा घोष जी असम से, राम ठाकुर सिंह भाई ग्वालियर से, मोएम भाई बिहार मुजफ्फरपुर से, कुलविंदर कौर भाई लुधियाना पंजाब से, फजीन भाई मालदीव से, अनुराग कश्यप भाई दुबई से, वाजिद तबस्सुम भाई लाहौर पाकिस्तान से, राम अचल भाई अयोध्या से, हसन अब्बास भाई इटली से, मेहुल वर्मा भाई प्रयागराज से, राहुल भाई ओडिशा से, ऋषभ और राकेश भाई पंजाब से, सहजादी जी सऊदी अरब से, विनीता जी लखनऊ से, गोपाल भाई कोलकाता से, वसीम अहमद भाई नागपुर महाराष्ट्र से, राम भदौरिया भाई मध्य प्रदेश से, जीवन तमंग भाई काठमांडू नेपाल से, कादिर शिकालगार से, पूरन चंद बलोत्रा भाई राजस्थान से, उर्वशी जी वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से, देवांश भाई ग्वालियर मध्य प्रदेश से, बलबिंदर सिंह भाई राजस्थान से, ओमकार सिंह भाई झारखंड से, बापूनु भाई ओडिशा से, संदीप सिंह भाई पंजाब से, योगपाल पांडेय भाई बस्ती से, संतोष कोरबा भाई छत्तीसगढ़ से, रंजीत तिवारी भाई कानपुर से, अविनाश भाई फरीदाबाद से, कमल भाई म्यांमार से, राज मालवीय भाई मध्य प्रदेश से, सरोज भाई ओडिशा से, अवनीत जानवी और मानसी जालंधर पंजाब से, पीहू छावी और जतिन भाई चंडीगढ़ से, लकी राव भाई वाराणसी से, रोहन भाई रामपुर से, सैयद मेहदी भाई सऊदी से, रामू भाई असम से, जीतेंद्र सिसोदिया भाई भगवानपुर से, गणेश भाई नासिक से, बाबू मोनी जी असम गोहपुर से, इंदुपाल जी छत्तीसगढ़ से, अलीना अयान जफिराह, इम्तेज भाई डबलिन आयरलैंड से, अर्जुन छेत्री भाई असम से, निरुपमा नायक भाई ओडिशा से, जुनैद भाई मालेगांव से, अशोक भाई नासिक महाराष्ट्र से, रविंद्र भाई आगरा से, तरुणा भाई झारखंड से, अंकु भाई बलिया से, राम भाई मध्य प्रदेश से, वंदना यादव जी जबलपुर से, लता सिंह जी कर्नाटक से, मेहरुख भाई लाहौर पाकिस्तान से, नरेंद्र मानकर भाई सौसर से, मीना गुरुंग जी काठमांडू नेपाल से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।